आरवी देशपांडे जी ने मुझे डांट भी दिया कि मैं देर में आई, फिर मुझे ये भी कह दिया कि जल्दी में जा रही हो तो कम बोलो। कहा कि 50 साल से राजनीति में है, इसलिए उनको अलाउड है मुझे डांटना। लेकिन मैं जो मेरे मन में है वो बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं कर्नाटका में प्रचार कर रही हूँ और पहले कभी मैंने इतना समय कर्नाटका प्रदेश में नहीं गुजारा। यहाँ आकर बहुत ही खुशी होती है। कितना सुंदर है आपका प्रदेश, आप सबको बहुत गर्व होगा और पूरे देश को आप पे गर्व है। और खास तौर से यहाँ दांडली आके देखा कि यहाँ आसपास में कितना जंगल है, ऊपर से हवाई जहाज से दिखता है, बहुत सुंदर। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है सुनकर कि ये एक मिनी इंडिया है, यहाँ सब प्रदेशों के लोग हैं, कई भाषाएं हैं और आप सब मेरी बातों को समझ भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तो ये बात सुनकर हुई कि आप सब मिलजुल कर एक साथ खुशी से रहते हैं। और आज के भारत में ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज की जो राजनीति है वो सबका ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। जितने भी नेता भाजपा के आपके सामने आते हैं, उनका ये प्रयास होता है कि चुनाव के समय हम अलग अलग कौन से मुद्दे ले आए लोगों के सामने कि लोग अपने जज्बातों के आधार पर हमें वोट दे दें। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि जो चुनाव है वो आपके मुद्दे पे होना चाहिए। आपके मुद्दे क्या हैं? अभी मैं इससे पहले वाली मीटिंग में एक महिला से मिली और मैंने पूछा, जीवन कैसा है, क्या क्या करती हो, महंगाई है, बच्चों के रोजगार है, क्या स्थिति है तुम्हारी? उससे पहले जब 2 दिन पहले मैं कर्नाटका में थी, मैं कुछ लड़कों से मिली, नौजवान थे। मैंने पूछा, पढ़े लिखे हो? जवाब आया हाँ। किसी ने बीटेक की थी, किसी ने बीए की थी। नौकरी है? नौकरी नहीं है। तो देखिए, आप पब्लिक हो, हम सब आपके सामने आते हैं। मैं अपनी बात करूंगी, कांग्रेस की बात करूंगी, कोई और आएगा बीजेपी की बात करेगा, कोई और आएगा किसी और दल की करेगा। तो आपको कैसे समझना है कि आपके हित में कौन बात कर रहा है और कौन अपने ही हित में, अपने ही लालच के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए बात कर रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज आपका ही अनुभव है। आपका जीवन कैसा है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पिछले 3.5 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है कर्नाटका में। कुछ दिनों पहले मैं टीवी देख रही थी, मैंने देखा कि गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने 4 उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को इसी तरह से मंच पे खड़ा किया और मंच पे खड़ा करके ये कह रहे थे, कर्नाटका की जनता, आप अपने प्रदेश को हमारे हवाले कर दो, इनको छोड़ दो, हमारे हवाले करो, मोदी जी के हवाले करो। तो मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 3.5 सालों के लिए किसके हवाले था? क्या बीजेपी के हवाले नहीं था? क्या इनकी सरकार नहीं है? और परिस्थितियां क्या है? आज महंगाई इतनी हो गई है, आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, दाल नहीं खरीद पाते, अन्न नहीं खरीद पाते, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, जहां देखो वहां जीएसटी है। छोटे छोटे जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं, क्या करते हैं? हर चीज पे पहले तो नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। नौजवान कितने हैं यहाँ? हाथ उठा के दिखाओ। नौजवान ही उठा ना, पता चला बुजुर्गों ने भी उठा लिया हाथ। आप में से कितने बेरोजगार हैं? बताइए, हाथ उठाइए। काफी?
आप में से कितनों को सरकार ने नौकरी दी है 3.5 सालों में? किसी को नहीं दी। अब आपको मालूम होगा कि 2.5 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। सरकार के 2.5 लाख पद खाली हैं। इसका मतलब है कि आपको रोजगार मिल सकते थे, लेकिन आपको नहीं दिए गए। आपके माँ बाप ने मेहनत करके ईमानदारी से आपको शिक्षित किया। शिक्षित तो तमाम है नौजवान यहाँ कर्नाटका के, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा। तो महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। जहां गन्ने का किसान है वो रो रहा है, जहां कपास का किसान है वो रो रहा है, उनको दाम नहीं मिलते सही। और जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी खेती करने के लिए, उस पे भी जीएसटी है। कोई बड़े संस्था नहीं बनाई है, कोई नए नए अस्पताल नहीं बनाए हैं, शिक्षा के नए नए केंद्र नहीं बनाए हैं। जो है वो पहले बनाया गया था। अभी मैं यहां आ रही थी, मुझे बताया गया था कि मनरेगा ने कितना फायदा किया, कि जो कांग्रेस की ये योजना थी उससे ही कोविड के दौरान आपका गुजारा हुआ। और आज परिस्थितियां ये हैं कि आपके लिए कोई योजना नहीं है। और जो हमने शुरू की थी, जैसे अन्न भाग्य वाली योजना, जिसमें आपको अन्न मिलता था मुफ्त का, आज मैं जिस महिला से मिली मुझे बता रही थी कि वो जो चावल मिलती है वो खा ही नहीं सकती, उसमें मिलावट है। तो ये परिस्थितियां हैं आज। आप मेहनत से कमाते हो, ईमानदारी से काम करते हो, अपने बच्चों की परवरिश करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका भविष्य मजबूत बने। आपका एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सब कुछ है। मुझे याद है मेरे पिताजी कहते थे, जब मैं 16-17 साल की थी, वो कहते थे कि बेंगलोर, हैदराबाद जैसी शहरें दुनिया में प्रसिद्ध हो सकती हैं। उस समय किसी को समझ नहीं थी इन बातों की, तो हम पूछते थे कि कैसे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले लोग और शिक्षित लोग इतने हैं बेंगलुरु में कि यहाँ पे टेक और जो भविष्य का काम है सबसे ज्यादा हो सकता है। आज वही हो रहा है, क्योंकि किसी की ऐसी सोच थी उस समय कि आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हम जब चुनाव में इस तरह से आप लोग आते हो हमारी बातें सुनने के लिए, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो सरकार आप बनाने जा रहे हो, इसकी आपके जीवन में क्या भूमिका रहेगी। अगर सरकार अच्छी होती है तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको सुविधा मिलती है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नए रोजगार हो, चाहे किसानों के लिए स्कीम्स, या छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेसों के लिए मजबूत करने के लिए जो स्कीम्स हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ईमानदार और अच्छी सरकार कर सकती है। लेकिन आज 3.5 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, और आपको तो मालूम होगा कि हमने उसको एक नाम दिया है 40% सरकारा। 40% सरकारा का क्या मतलब है? मतलब है कि 40% आपको लूट रही है। हमने एक अनुमान बनाया, कर्नाटका प्रदेश से इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। आप सोच सकते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटे गए हैं। कैसे? हर पोस्ट, हर पद के लिए रिश्वत, हर भर्ती के एग्जाम में घोटाला, हर प्रोजेक्ट में 40% ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन, प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देते। एमएलए के बच्चे पकड़े जाते हैं, उनके घर में 8-8 करोड़ कैश पड़ी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती।